Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 12th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. और अभी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. और ईपीएफओ का नया बैच जो है वो 16 मई से शुरू होने वाला है. तो बैच को ज्वाइन करने के लिए या फिर पेड कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. और टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. और ये हमारा स्टडी ग्रुप भी है और ये फ्री स्टडी ग्रुप है जहां पर वेरियस सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि हर एक डाउट को जो है वो काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं. तो आप भी यहां पर इस ग्रुप को ज्वाइन करके आपके डाउट्स वगैरह आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं. तो चलिए गाइस, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को कवर करते हैं. सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. तो गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है रथ यात्रा के बारे में. तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं, जैसे ये एक हिंदू फेस्टिवल है और ये लॉर्ड जगन्नाथ से एसोसिएटेड है, यानी कि भगवान यहाँ पर जगन्नाथ की पूजा की जाती है. और ये रथ यात्रा जो होती है ये जगन्नाथपुरी में हम लोग को देखने को मिलती है. ओडिशा के अंदर जो पुरी शहर है वहां पर ये रथ यात्रा होती है. और फेस्टिवल के दौरान 3 चैरियट्स जो है, 3 रथ जो है उसको बनाया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है. जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये 3 रथ आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्रिएट किया जाता है. जो श्रद्धालु जो होते हैं वो इस रथों को क्रिएट करते हैं और श्रद्धालु इस रथ को फिर जो है वो आगे बढ़ाते हैं, यानी कि चलाते हैं. हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं और इस रथ को जो है वो पुल करते हैं. राइट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब ये 3 जो रथ हैं वो कौन से भगवानों के हैं? तो एक तो भगवान जगन्नाथ के हैं, इसके अलावा उनके भाई बलराम और फिर उनकी बहन सुभद्रा. तो ये 3 आइडल्स के नाम जो है वो आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है. इसके अलावा गाइस, ये टेंपल जो है कहा जाता है कि ये 12वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था. किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो पूर्वी गंगा राजवंश जो है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो है, उसके जो राजा थे, राजा अनंत वर्मन चोडगंगा देव, तो इनके द्वारा ये कहा जाता है कि टेंपल बनाया गया था, मंदिर बनाया गया था. और इस मंदिर को व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है. और ये मंदिर 4 धाम का पिलग्रिमेज जो है उसका पार्ट है. देखो, जैसे 4 धाम होते हैं आप जानते होंगे, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, और जो चौथा धाम है उसका नाम आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है. अक्सर 4 धाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. और देखिए, यहां पर आपसे ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा ये भी जा सकता है कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासक का नाम बताइए. राइट, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं. तो अगर उसमें ऑप्शन में अगर अनंत वर्मन चोडगंगा देव लिखा होगा तो आप इस ऑप्शन को मार्क करेंगे. क्लियर है यहां तक बातें? तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है. और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलाउ कर दिया है कि जो चैरियट जो है, जो रथ है, जो कि इस मंदिर में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहां पर जब रथ यात्रा होती है तो फिर ये जो चैरियट्स बनाए जाते हैं, जो मैंने भी आपको पढ़ाया था, तो कहा गया है कि इन चैरियट्स को कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन जो है वो एमएचए के द्वारा दे दी गई है. तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था. राइट, तो सिर्फ इतनी सी चीज आप लोग को इससे रिलेटेड याद रखनी है, इससे बाहर का और आपसे नहीं पूछा जाएगा. अब पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे. नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, देखिए यहां पर बात हो रही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में. तो इस टॉपिक को पहले भी काफी डिटेल में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं. तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से रिलेटेड. और मेरे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिख दीजिएगा. तो देखिए गाइस, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग को देखने को मिलता है. तो यहां तक तो सही है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लान है. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है 2020 से लेकर 25 के पीरियड में 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करेगी.
किस चीज में इन्वेस्ट करेगी? तो गैस पाइपलाइन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। ये गैस पाइपलाइन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं है। काफी सारे बच्चे इस पाइपलाइन को देखकर थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। तो यहां पर किसी भी प्रकार की पाइपलाइन की बात नहीं हो रही। यहां पर हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, कि 5 ईयर्स के पीरियड में हमारी कंट्री के अंदर हम लोग काफी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया यहां पर। अब देखिए, आप हमेशा से मतलब पहला स्टेटमेंट अगर आपका गलत हो रहा है या सही हो रहा है तो एक बार नजर जो है वो ऑप्शन पे भी मारिएगा। तो देखो, अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो देखो हम देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर 2 एंड 3 ही होगा, क्योंकि देखो तीनों ऑप्शन में ही आप देख रहे हो कि 1 2 3, 1 2 और 1, यहां पर 1 लिखा ही हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हम लोग को मिल चुका है 2 एंड 3, राइट। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी भी देखा करो। बट हाँ, एकदम से आंसर मिल गया तो उसमें एकदम से आंसर मार्क भी नहीं करना है, आपको दोनों ऑप्शन एक बार पढ़ के देखना भी है, राइट। जैसे कि ये इंडिया की जो है वो हेल्प करेगा, इंडिया को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए, जो इंडिया का टारगेट है आपको बताओ, हमने डिस्कस भी किया था पहले कि इंडिया अपना टारगेट कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बनाएगा 2025 तक। तो इसमें ये हेल्प करेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और इसकी जो फंडिंग आएगी ये कहां से आएगी? सेंटर से भी आएगी, स्टेट से भी आएगी, एंड पॉइंट टू बी नोटेड की प्राइवेट सेक्टर से भी इसकी हम लोग को फंडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर से भी इसकी फंडिंग जो है वो बनाई जाएगी। और 39 इस टू 22 के रेशियो में ये फंडिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? 2 एंड 3 ओनली। और अगर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा होता तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए ये एनआईपी जो है वो लाया गया है, ठीक है। अब देखिए, एनआईपी टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि एक टास्क फोर्स बनाई गई थी और जिसने भी रिसेंटली रिकमेंडेशंस दिए हैं अपने कि एनआईपी को और बेटर कैसे करना है, तो उसमें इनका एक रिकमेंडेशन ये है कि नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो सेटअप किया जाए। अब ये नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो क्या करेगा गाइस? इसका काम बेसिकली क्या होगा? तो बताया जा रहा है कि जो सरकार के जितने भी लैंड एसेट्स हैं तो उसको मॉनिटाइज करने में ये वेरियस पॉलिसीज बनाएगा। यानी कि मान के चलो कि सरकार के पास एक खाली जमीन है, ठीक है, अब ये जमीन फालतू में पड़ी हुई है, तो इस जमीन को कैसे उपयोग में लाना है, इससे कैसे पैसे जो है वो बनाना है, इसके लिए ये जो कॉर्पोरेशन जो है, ये कंपनी जो होगी, ये वेरियस प्लान्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो है वो बनाएगी, बेसिकली पैसों को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, मोनेटाइज करने के लिए। तो इस चीज को आपको बस इन जनरल थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये कॉर्पोरेशन जो है ये कंपनीज एक्ट के तहत जो है वो सेटअप किया जाएगा। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। कई जब बात हो रही है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में, तो ये इंडेक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। और देखो, स्ट्रिंजेंसी का मतलब ही होता है कठोरता, कठोर या सख्त। तो ये इंडेक्स बताता है कि किस देश के उपाय कितने सख्त थे और महामारी के किस चरण में, यानी कि किस स्टेज में महामारी के इसे लागू किया गया था। यानी कि इन सिंपल कि किस कंट्री ने कितनी जल्दी सख्त कदम उठाए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, राइट। तो ये चीज, ये इंडेक्स जो है वो बताता है। और इस इंडेक्स में इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है और इस चीज को आप मेंस एग्जामिनेशन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि इंडिया जो है उसकी काफी ज्यादा तारीफ हम लोग को स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स में देखने को मिली है। काफी अच्छा स्कोर हम लोग को स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स में देखने को मिला है, क्योंकि इंडिया ने काफी पहले ही काफी स्ट्रिक्ट कदम उठा लिए थे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आपको पता होगा, हमारी कंट्री के अंदर जब कोरोना वायरस के केसेस काफी कम थे तभी हम लोगों ने पूरे नेशन वाइड को लॉकडाउन जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि पूरी कंट्री के अंदर लॉकडाउन हम लोगों ने, क्वारंटीन जो है वो हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होगी। एंड गाइस, पेन और पेपर लेके बैठिए। अभी एक चीज मुझे याद आई है, आप एक चीज मेंशन कर सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से कि यहां पर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की आइडियोलॉजी को मेंशन करेंगे और हमारे ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक आइडियोलॉजी को मेंशन करेंगे लॉकडाउन को लेकर, ठीक है। तो देखो गाइस, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जो है वो अभी वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो प्रायोरिटी रखती है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फोरमोस्ट थी, प्रायोरिटी के तौर पर थी। बट हमारे ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए इंडियन सिटीजन्स की लाइफ जो थी वो प्रायोरिटी पे थी। तो आप देख सकते हो इसी में ही आप लोग को बड़ा एक डिफरेंस जो है वो समझ में आ रहा है। तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो मेंस में। और इसीलिए तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही मतलब पहले ही अर्लीस्ट स्टेज पर ही जो है वो लॉकडाउन इंपोज कर दिया था। हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को शट डाउन किया, ये जानते हुए कि इससे हमारा नुकसान होगा, बट हमें हमारी कंट्री के सिटीजन्स की लाइफ जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस, इसमें इंडेक्स के अंदर हम लोग को इंडिकेटर्स जो देखने को मिल रहे हैं ये 0 to 100 के देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि हाईएस्ट इंडेक्स का स्कोर जो है, यानी कि जो 100 की नजदीक जो स्कोर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिन कंट्रीज के, तो वो इंडिकेट करते हैं कि वहां पर हाई लेवल की स्ट्रिंजेंसी है, यानी कि वहां पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, हाईएस्ट लेवल का स्ट्रिक्टनेस है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, राइट।
और इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर 22 मार्च से ही 100 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। 22 मार्च ये डेट आपको याद होगी कि जब इस समय पहला हम लोग को डे देखने को मिला था जब हम लोग ने लॉकडाउन इंपोज किया था कंट्री में 22 मार्च को, तो तभी से हमारा स्कोर जो है वो 100 हो गया था। क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि इंडिया के अंदर 22 मार्च को मात्र 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, तभी हम लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए थे और पूरी कंट्री को लॉकडाउन घोषित कर दिया था, राइट। और दूसरी कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर कंट्रीज ने 100 स्कोर जो है वो अचीव नहीं किया था, बट वहां पर काफी ज्यादा डेथ जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी। और जब तक उन्होंने 100 स्कोर अचीव किया तब तक वहां पर लाशों के ढेर बिछ गए थे। बट यहां पर एक एक्सेप्शन जो है वो स्विट्जरलैंड है, जहां पर कोई भी डेथ नहीं हुई थी इसके हाईएस्ट स्कोर अचीव करने तक, यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने तक। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और भी दूसरी कंट्रीज जिनके 100 स्कोर्स हैं वो है हॉन्डुरस, अर्जेंटीना, जॉर्डन, लीबिया, श्रीलंका, सर्बिया और रवांडा। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, मैप का टास्क। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, या फिर लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद ये पूरे जितने भी आपको मैप्स लिखे हुए हैं यहां पर, यानी कि लोकेशन जो लिखी हुई है उसको एक बार आप मैप में देखिएगा। और जिन लोगों के स्टडी टेबल के सामने बड़ा वर्ल्ड मैप और एक बड़ा सा इंडिया मैप नहीं है, वो लॉकडाउन जैसे उनके एरिया में खत्म होगा तब स्टेशनरी से आगे बड़े 2 मैप जरूर परचेस कर लीजिएगा और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिएगा। ये काफी हेल्प करते हैं जब हम लोग कोई भी टॉपिक को पढ़े तो तुरंत हमारी नजर मैप की तरफ जानी चाहिए। और मैं जो चीज आपको बोल रहा हूं वो आप जरूर फॉलो करते रहिए, राइट। और इस मैप को अगर आप पूरा देख लो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख देना कि सर मैप वाला टास्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। और गाइस ऑक्सफोर्ड ने प्रोवाइड किया है कि कंट्री के अंदर जो डेथ कर्व और स्ट्रिंजेंसी स्कोर जो हुआ है उसके बीच का क्या रिलेशन है। तो ये चीज जो है वो हम लोग को ऑक्सफोर्ड के द्वारा एक ग्राफ के थ्रू देखने को मिली है। तो देखो कुछ कंट्रीज ऐसी हम लोग को देखने को मिली जहां पर जैसे ही उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस को अचीव किया, यानी कि जैसे ही उन्होंने कठोर कदम उठाना शुरू किया, वैसे ही वहां पर डेथ रेट जो है वो फ्लैट होना शुरू हो गया, जैसे कि इटली, स्पेन या फिर फ्रांस। इसको इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ये एक ग्राफ इसी प्रकार का बनता है। तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं ऊपर की तरफ जो ये जा रहा है तो उसको मान के चलो कि ये डेथ रेट है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने वाला, और सामने सीधे की तरफ जाने वाला यानी कि डेट्स आगे बढ़ रही हैं। तो यहां पर हम लोग को कंट्रीज के अंदर ऐसा देखने को मिला था कि जैसे जैसे डेट्स बढ़ रही थी वैसे वैसे जो है डेथ के रेट्स भी, मौत के आंकड़े भी जो है वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे डेट्स बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे थे। बट जैसे ही एक कंट्री ने यहां पर मान के चलो कि इस डेट तक आते आते यहां पर मान के चलो कि इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस इंपोज कर दिए, राइट, कड़े नियम जो है वो इंपोज कर दिए, कड़े रूल्स इंपोज कर दिए कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए। तो वैसे ही वहां पर डेथ के रेट्स में हम लोग को फ्लैटनेस देखने को मिली, यानी कि डेथ के रेट जो है वो बढ़ नहीं रहे थे, यहां पर फ्लैटनेस हम लोग को देखने को मिल गई थी, यानी कि बढ़ नहीं रहा था रेट, सीधे चल रहा था, राइट। तो ये चीज जो है वो काफी सारी कंट्री के अंदर रिकॉर्ड की गई। बट कुछ कंट्री ऐसी थी जैसे कि यूएसए, यूके, इंडिया, यहां पर देखने को मिला कि डेथ का कर्व जो था वो फ्लैट नहीं हुआ, डेथ का कर्व सीधा ही बढ़ता जा रहा था, राइट। तो इंडिया के केस में भी डेथ का कर्व हम लोग को कुछ इसी प्रकार का देखने को मिल रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ऐसी चीजें क्यों हुई इस पर हम लोग थोड़ी सी विचार करेंगे। तो देखो यूके और यूएसए में तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी कि इन्होंने काफी लेट एक्शंस लिए थे। और लेट एक्शंस लेने का मतलब ये होता है गाइस कि ये वायरस जो है उसकी अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको पता होगा कि 11 से लेकर लगभग 12 दिन के आसपास जो है ये मतलब बताता है कि एक इंडिविजुअल को वायरस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि कोविड पॉजिटिव कोई है या नेगेटिव है। तो ये 11-12 दिन के बाद एक इंडिविजुअल को पता लगता है, राइट, क्योंकि इसके सिम्टम्स उभर कर 11-12 दिन के बाद आते हैं। तो ये बड़ी एक दिक्कत हम लोग को इस वायरस की देखने को मिलती है। और इस 11-12 दिन में सामने वाला व्यक्ति काफी सारे लोगों से ऑलरेडी मिल चुका होता है, वायरस को स्प्रेड कर चुका होता है। तो ये बड़ी चीज हम लोग को यूके यूएसए में देखने को मिली। दूसरी बड़ी चीज जो कि कॉमन है यूके यूएसए और इंडिया के अंदर, कि सिटीजंस ने कॉपरेट नहीं किया। जो गाइडलाइंस जो सरकार ने दी थी वो गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। इंडिया को लेकर बात करें तो तबलीगी जमात का इंसिडेंस आपको पता है कि लोग जो है भारी मात्रा में, हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हो गए थे। दिल्ली के अंदर हम लोग को लोग इकट्ठा हुए देखने को मिले, यूपी के अंदर देखने को मिले, एक साथ एक जगह पर लोग इकट्ठा हो गए थे, लेबर से इकट्ठा हो गए थे घर जाने के लिए। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का बड़ा फेलियर हम लोग को देखने को मिला, राइट। तो ये दो बड़ी चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। इसके अलावा और भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि अभी शराब के ठेके खुले हुए तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें थी जिसके चलते जो ये ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा था। दूसरी बड़ी चीज इंडिया के अंदर हम लोग को ये देखने को मिली कि हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और इस वायरस को खत्म करना है तो जल्दी जल्दी ये पता लगाना होगा कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि किस इंडिविजुअल को पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए टेस्टिंग करना जरूरी है, मास टेस्टिंग की आवश्यकता है, राइट। तो मास टेस्टिंग के लिए अच्छी खासी हेल्थ केयर वर्कफोर्स की आवश्यकता है, जो कि हमारे पास लैक करती है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है, राइट। तो ये वाली चीज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीजें जो हम लोग को देखने को मिल रही है जो आज की रेट में, जिसके चलते हम लोग चीजों को जल्दी जल्दी टैकल नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब चीजें आप लोग को एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड करके अपने पास रखना है, जिसको आप मेंस में उपयोग कर सकें। तो ये बड़ी चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये इन जनरल बस आप ये सब चीजें याद रखो, आप मेंस में भी ये सब चीजें भी उपयोग करेंगे।
अब देखिए ये वाला जो टॉपिक आ रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दिए हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को रिलैक्स करने के लिए। जैसे कि कहा गया कि अगर किसी कंट्री को फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को रिलैक्स करना है, लॉकडाउन रीओपन करना है, पहले की तरह पूरी कंट्री को दोबारा से ओपन करना है, तब उस समय उसको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये चीज अगर उस कंट्री के अंदर है, अगर उसने ये सब चीजें फॉलो कर ली और ये सब चीजें चेक्ड हो गई हैं, यानी कि वो कंट्री के अंदर है, देखने को मिल रही हैं, तब उस कंट्री के अंदर जो है वो दोबारा से चीजें वापस नॉर्मल स्टेज पर जा सकती हैं। जैसे कि पहली चीज की बात करें तो ये कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन की बात हो रही है, जैसे कि किसी कंट्री के अंदर कोरोना वायरस फैलने से कंट्रोल हो गया, यानी कि फैल नहीं रहा है वो, राइट। दूसरी चीज, अगर किसी कंट्री के अंदर मतलब हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी इस प्रकार की है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि टेस्ट किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है कोरोना वायरस को, पेशेंट को आइसोलेट किया जा सकता है, हर एक केस को ट्रीट किया जा सकता है और हर एक कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा सकता है। अगर किसी कंट्री के अंदर हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी कुछ इस प्रकार की है, तब वो कंट्री जो है वो आगे की सोच सकती है। इसके अलावा कहा गया है कि वायरस का जो आउटब्रेक है तो उसका रिस्क अगर मिनिमाइज हो गया है हेल्थ फैसिलिटीज में और नर्सिंग होम्स में, जैसे कि आपको पता है कि आजकल डॉक्टर्स वगैरह भी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स इन्फेक्ट नहीं हो रहे, हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन नर्सेज में, हेल्थ केयर स्टाफ में नहीं जा रहा है, तब सोचा जा सकता है आगे बढ़ने का। इसके अलावा कहा गया कि जो जगहें कुछ होती हैं ऐसी जहां पर लोगों का जाना जरूरी होता है, जैसे कि वर्क प्लेस, स्कूल्स और दूसरी प्लेसेस, वहां पर अगर प्रिवेंटिव मेजर्स रखे जा रहे हैं तो पॉसिबल है ये चीज। और यानी कि देखो ये इनमें से एक वाली बात नहीं हो रही है, यानी कि ये सब चीजें अगर किसी कंट्री के अंदर है, चेक्ड है, तब वो कंट्री जो है वो सोच सकती है आगे बढ़ने का। इसके अलावा जैसे कि किसी कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति आता है, राइट, बाहर दूसरी कंट्री से, या फिर किसी कंट्री के अंदर सामान आता है शिप वगैरह से, तो उस सामान जो है उसको टेस्ट करना, पहली चीज तो पब्लिक के पास एक्सपोज करने से पहले उसको टेस्ट करना, उसको सैनिटाइज करना, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी जो है वो एजुकेटेड होनी चाहिए पूरी तरह से, जो कि हमारे इंडिया में काफी कमी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो सरकार के न्यू गाइडलाइंस, न्यू रूल्स रेगुलेशंस, नियम जो है उसके साथ एडजस्ट हो सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है कि कंट्री के अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर जो है उसको रिलैक्स किया जा सकता है, लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से ओपन किया जा सकता है, पुरानी स्टेज में जो है वो कंट्री आ सकती है जो कि लॉकडाउन से पहले थी या फिर कोरोना वायरस की महामारी से पहले थी। तो ये चीज जो है वो WHO के द्वारा बताई गई है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो देखिए गाइस, इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, UJEU कहा जाता है, और ये यूरोपियन यूनियन की सुप्रीम कोर्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन जो कानून है उसके मैटर से रिलेटेड डील करती है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1952 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत, तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और ये जो है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन जो है एक 28 मेंबर की कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती थी। यूरोप का एक संघ है 28 मेंबर्स का। अब ये पहले 28 मेंबर्स हुआ करता था, बट अब ये 27 मेंबर्स का हम लोग को संघ देखने को मिलता है, यूनियन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया इससे। ब्रेक्सिट आपने सुना होगा, एक टर्म ब्रेक्सिट, तो वो इसी से रिलेटेड था। ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया और अब ये संघ 28 से 27 जो है वो हो गया है, ठीक है। तो आज की डेट में 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। तो ये जो कोर्ट है गाइस, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन का जो कॉमन लॉ है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको वहां पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूरोपियन यूनियन का कॉमन लॉ, इसको ये इंश्योर करती है। और यूरोपियन यूनियन के कॉमन लॉ से रिलेटेड मामले यहां पर सुने जाते हैं, तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर लीगल डिस्प्यूट सेटल किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जैसे कि अगर यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, अब इन 27 कंट्री के बीच में अगर आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी यहां पर सेटल होता है, या फिर इन कंट्रीज के बीच में और यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो यहां पर सेटल किया जाता है। अब अगर हायरार्की की बात करें तो देखो यहां पर 27 कंट्रीज, अब 27 कंट्री में सभी कंट्री की एक कोर्ट भी होगी, तो जो सभी कंट्रीज की जो कोर्ट है, जो नेशनल कोर्ट है, तो ये यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के नीचे आती है। यानी कि मान के चलो कुल मिला के कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये सबसे ऊपर पर है। जैसे कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके नीचे है हाई कोर्ट, तो मान के चलो कि जो हाई कोर्ट है वो नेशनल कोर्ट है किसकी, जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन है, हाईएस्ट कोर्ट यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बस इस प्रकार से कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक ट्रीटी ऑफ लिस्बन है, ये 1 दिसंबर 2009 को साइन की गई थी और लागू हुई थी, और इस समय
हम लोग को देखने को मिला था कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका ऑफिशियल नेम चेंज कर दिया गया था, इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज से कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दिया था, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका जो है वो नाम हम लोग को देखने को मिलता है। पहले यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज जो है वो इसका नाम हुआ करता था, फिर अब ये यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें एक जज होता है जो कि हर एक मेंबर स्टेट का होता है, जैसे कि जो 27 मेंबर स्टेट है, मैंने भी आपको बताया था कि करंटली यहां पर 27 है। क्यों 27 है? क्योंकि उसका मैंने आंसर आपको बता दिया, पहले 28 हुआ करते थे, फिर ब्रेक्सिट हो गया तो अब 27 बचे। तो हर एक कंट्री से एक जज जो है वो यहां पर आता है इस कोर्ट के लिए, राइट। अब इसके बाद यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये कोर्ट की जो सुनवाई होती है वो या तो 3 जजेस के बीच में होती है, यानी कि 3 जज प्रिसाइड करते हैं, या फिर 5 जजेस प्रिसाइड करते हैं, या फिर 15 जजेस प्रिसाइड करते हैं। तो वो ये डिपेंड करता है कि वो केस जो है वो कितना गंभीर है, यानी कि बड़ा अगर कोई केस है, काफी गंभीर केस है, तो उसमें 15 जजेस की हियरिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, और छोटा मोटा जो केस होता है उस पर 3 जज बैठ के सुनवाई जो है वो करते हैं। अब इन जो जजेस हैं उनको कौन हेड करता है? तो उनको एक प्रेसिडेंट हेड करता है, और ये जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है ये इन्हीं सभी जजेस का हम लोग को देखने को मिलता है। तो टोटल 27 जजेस होते हैं और इन्हीं का ये बेसिकली प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि इलेक्ट किया जाता है एक, और ये 3 सालों के लिए प्रेसिडेंट होता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों होता, तो हालांकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट न्यूज में क्यों था, बट फिर भी इन जनरल आप जान लो। तो जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो नेशनल कोर्ट है जर्मनी की, उसने बेसिकली चैलेंज किया है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट को, और ये बेसिकली कुछ बॉन्ड बाइंग स्कीम से रिलेटेड था। हालांकि इस पे अभी आपको नहीं आना है, ये चीज अभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अभी सिर्फ आपको यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है वो जितनी मैंने आपको बताई उतनी पता होना जरूरी है, ठीक है। और बस पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए गाइस, यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लेबर लॉज के अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं। अब देखो, पहले उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया है जिसमें काफी सारे बिजनेसेस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है लेबर लॉज से, कुछ चंद लॉज को छोड़कर, राइट, अगले 3 सालों के लिए। यानी कि मान के चलो अगले 3 सालों के लिए काफी सारे लेबर लॉज जो है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेंगे, डी फंक्शन हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि सस्पेंड हो गए हैं। तो इनमें से कौन से सस्पेंड हो गए हैं? तो कहा गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने वाले कानून सस्पेंड कर दिए गए हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले कानून सस्पेंड हो गए हैं, वर्कर्स के हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, और जो भी कानून ट्रेड यूनियन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या फिर माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड है वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और कहा गया कि कौन से सस्पेंड नहीं हुए हैं, किनको रिलैक्सेशन नहीं मिला है, तो एक बॉन्डेड लेबर को रिलैक्सेशन नहीं मिला है, यानी कि ये कानून जो है वो लागू होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में महिलाओं और बच्चों को अगर काम दिया जाता है, उनको काम में रखा जाता है, तो सामने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करना है, और महिलाओं को भी ऐसी गंभीर एक्टिविटीज जो होती हैं, रिस्की एक्टिविटीज जो होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग वगैरह, हालांकि माइंस वगैरह के लिए अभी कुछ समय पहले आया था कि महिलाएं जो है उनको काम करने दिया जाएगा, बट उसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस मौजूद थे। तो ये जो रूल्स हैं, इनसे रिलेटेड कानून जो है, महिलाओं से रिलेटेड काम करने को लेकर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को लेकर, तो वो सभी कानून जो है वो लागू होंगे, यानी कि उसमें कोई सस्पेंशन नहीं किया गया है, और बच्चों को प्रोटेक्ट करने को लेकर भी कानून जो है वो लागू है। इसके अलावा जो सैलरी जो है वो टाइम पे मिलनी चाहिए वर्कर्स को, तो ये चीज जो है वो लागू है। बट इनमें काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो कि हटा दी गई हैं, एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं अगले 3 सालों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप थोड़ी सी याद रखिएगा। अब देखिए गाइस, इसमें आप देखो माइग्रेंट लेबर्स भी है, और इसको लेकर काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। और देखो, 2 स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये चीज हो रही है, तो इनको फॉलो करते हुए और भी स्टेट के अंदर ये चीज जो है वो होने की संभावना है, लेबर लॉज को चेंज करने की, अमेंड करने की, या फिर उनको थोड़ा मतलब एग्जेम्प्ट करने की, रिलैक्स करने की संभावना अब हम लोग को देखने को मिलेंगी। और ये गाइस, ये चीज काफी हमारी कंट्री के लिए खराब हो सकती है। अब आप देखो, माइग्रेंट लेबर्स के जो कानून है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा, और आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है कि माइग्रेंट लेबर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वेरियस कानून जो है वो लाए जाए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाए। पर इसकी जगह कुछ उल्टा ही हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और ये जो चेंजेस जो है, ये बताया जा रहा है कि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी और नई फैक्ट्रीज में भी लागू किए जाएंगे। जो भी नई फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है यूपी के अंदर, या फिर ऑलरेडी जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं यूपी के अंदर जो बिजनेसेस हैं यूपी के अंदर, तो वो सभी यहाँ पर सभी में चेंजेस जो है ये अप्लाई किए जाएंगे। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। और अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर क्या आया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें देखो आप, जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, 8 घंटे से 12 घंटे कर दिए गए हैं। तो ये वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर दिया गया है। तो आप देखो, यहां पर काफी सारे जो लेबर्स हैं उनके बेसिकली जो बेसिक राइट्स है उनका उल्लंघन है एक तरह से, आप देख सकते हो यहां पर, राइट। इसके अलावा जो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले 30 दिन में हुआ करता था, अब सिर्फ एक ही दिन में फैक्ट्री को रजिस्टर कर दिया जाएगा।
पहले लाइसेंस को रिन्यू हर साल कराना पड़ता था, बट अब 10 सालों के बाद लाइसेंस रिन्यू करने के लिए यह अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर काफी सारे प्रोविजंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, और कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 है, तो उसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर अगर 50 से कम जो वर्कर्स हैं उनको हायर करता है, उनको डिप्लॉय करता है, उनको एम्प्लॉय करता है, तो उस समय उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो, ये वाली चीज जो हालांकि ये बिजनेस एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए कही जा रही है, बट इसमें काफी सारे जो लेबर हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनको हानि, उनको क्षति हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी एक गंभीर चीज जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन मध्य प्रदेश का। और क्यों इस प्रकार के लेबर लॉस को चेंज किया गया है, तो देखो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर आए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इंकरेज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को एक बड़ा देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में, तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है कि लोगों की जॉब वगैरह ना जाए, लोग जो है वो एम्प्लॉयड रहे, तो उसके लिए ये चीज यहां पर लाई गई है। और कहा गया कि जो भी वर्कर्स अपने घर वापस आ गए, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट वापस आ गए हैं, जैसे कि आपको पता है दिल्ली, मुंबई से, इतने बड़े बड़े शहरों से जो वर्कर्स जो है वो वापस अपने अपने घरों पर सेटल हो गए हैं, आ गए हैं, तो उनको फिर काम मिलना चाहिए, तो उसके लिए फिर जो है ये चेंजेस लाए गए हैं। इसके अलावा यहां पर कहा गया है कि जो सरकार ने इस लॉकडाउन के चलते जो नुकसान झेला है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ये चीज जो है वो की जा रही है, राइट। रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए सरकार की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश हो, तो उसके लिए ये सब चेंजेस जो है वो लाए जा रहे हैं। बट इसको भारी मात्रा में क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि एमपी और यूपी ने किया है, तो आगे चल के और भी काफी सारी स्टेट जो है वो ये सब कदम उठा सकती हैं, ये सब चीजें कर सकती हैं। तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, मैं चाहूंगा कि 200 वर्ड्स में इसका जरूर आंसर लिखिएगा। चाहो तो हैंड रिटन नोट्स भी लिख सकते हो आप, और चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन भी कर सकते हो। और अगर आप राइटिंग में लिखो, यानी कि अपने हैंड रिटन अगर आप लिखो इस आंसर को, तब आप इसकी फोटो हमारे डिस्कशन ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा, दूसरे हमारे स्टूडेंट भी पढ़ लेंगे, और या फिर आपके आंसर जो है उसको चेक करके उसको रिव्यू कर देंगे दूसरे स्टूडेंट्स। तो देखो गाइस, रिसेंटली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लेबर लॉस को जो सस्पेंड किया है, एमपी के अंदर देखने को मिला कि 12 घंटे काम करने के लिए अलाउ किया गया। यूपी के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि 3 साल के लिए सभी लेबर लॉस जो है कुछ को छोड़कर सस्पेंड कर दिए गए। तो क्या ये लेबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जगह लेबर के राइट्स के अगेंस्ट या लेबर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट सरकार काम कर रही है? तो इस पर आप जो है वो टिप्पणी दें, कमेंट करें, राइट, इस चीज के ऊपर कि क्या ये सरकार लेबर के राइट्स को, जो कि आज की डेट में सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि काफी सारे लेबर्स हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने अपने घर गए हैं, तो उसकी जगह क्या सरकार जो है वो लेबर के राइट्स के अगेंस्ट या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है इन पर्टिकुलर लेबर लॉस को सस्पेंड करके? तो इस पर जरूर अपने विचार दीजिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको जरूर जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए इस चीज को, और इससे रिलेटेड अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट जो है वो नोट्स बनाने चाहिए। आप चाहो तो कहीं से पढ़ के भी कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके कुछ भी लिख देना है, आप उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करो, आधे घंटा 45 मिनट बैठ के थोड़ी रिसर्च करो, अच्छे से अच्छा आंसर बनाने की कोशिश करो। अब देखो, इसमें ये नहीं है कि आपको जो है आंख बंद करके आंसर लिखना है, उसको ऐसा ट्रीट मत करो। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप प्रैक्टिस के दौरान आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। माना आपको आज टाइम लगेगा ज्यादा, बट कल जब आप एग्जाम लिखोगे तब आप फटाफट अच्छा एक आंसर बना के लिख जाओगे। तो इसलिए आंख बंद करके अपने हिसाब से आंसर मत लिखा करो, पहले आप देखा करो, पढ़ा करो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे पॉइंट्स गैदर किया करो, फिर उसको अच्छे से सजाया करो। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बोलता हूं, ये मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देता हूं कि आपको सिर्फ करना है क्वेश्चन और आंसर लिख देना है, कुछ भी ऐसा नहीं। अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छा आंसर जो है वो बनाओ, ठीक है। और ये लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2019 भी है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कब पढ़ाया था? 5 दिसंबर को मैंने आपको पढ़ाया था। ये मेरा लेक्चर अपलोड हुआ था 25 से लेकर 30 नवंबर का ये लेक्चर है, इसकी ये लिंक दी गई है यहां पर, और इसकी अगर आपको अलग से लिंक चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर मांग सकते हैं लिंक। और आप देख सकते हैं कि हमारा ओनली करंट अफेयर नाम का यूट्यूब के अंदर एक चैनल है, यहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको पढ़ना है, जाकर 32 मिनट 15 सेकंड पर ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लेबर लॉस वगैरह की बात हो रही है, तो इसके बारे में तो डेफिनेटली जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर में आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अब बात हो रही है लोकस्ट अटैक के बारे में। देखो, ये इस प्रकार का टिड्डा हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि बहुत बुरी तरह से फसलों की बर्बादी कर देता है। आप देखो इस फोटो में, देखो आप कितनी बुरी आपको कंडीशन, हालत जो है वो देखने को मिल रही होगी। तो ये क्या अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला कि राजस्थान के अंदर इसने अटैक किया है।
राइट। और एक ऑलरेडी हमारे पास कोरोना वायरस से रिलेटेड टेंशन चल रही थी, बट इन्होंने अटैक कर दिया तो टेंशन थोड़ी सी और बढ़ गई है, क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बट उतनी ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने राबी क्रॉप जो है वो ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुके हैं और अभी खारिफ क्रॉप जो है उसको बोने के लिए काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये चीज जो है उसमें इसलिए चिंता वाली बात यहां पर नहीं बताई गई है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि राबी और खारिफ क्रॉप में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब देखो ये इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, हम लोकस्ट के बारे में बात करेंगे, टिड्डे के बारे में बात करेंगे। तो ये एक शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर का एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है और लंबे डिस्टेंस को ये ट्रैवल करता है। एक दिन के अंदर ये 150 किलोमीटर ट्रैवल कर देता है। अब आप सोचो कि कितनी फास्ट इसकी स्पीड है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर ये अटैक कर देता है, इतना ज्यादा। और स्टेट छोड़िए, अब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर ये अटैक करता है, अफ्रीका से आकर इंडिया में अटैक कर सकता है ये। तो इसकी इतनी क्षमता हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये खतरनाक टाइप का है थोड़ा ये टिड्डा। एक दिन में 150 किलोमीटर, मान के चलो आप कितना ज्यादा होता है ये, राइट। एक ही दिन में, एक ही दिन भी नहीं यार, ये तो एक रात है बेसिकली, मान के चलो एक रात, वन नाइट। और ये हालांकि पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था तो ज्यादा इसमें लिखा हुआ था, बट अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड में 150 किलोमीटर लिखा हुआ है। बट मान के चलो कि ये 300 किलोमीटर तक भी ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसकी लोकस्ट की। और इंडिया के अंदर 4 प्रकार के लोकस्ट पाए जाते हैं। एक है डेजर्ट लोकस्ट, जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव है। इसका आप ये देखो, आप ये साइंटिफिक नेम भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये इंग्लिश में पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में थोड़ा देखिएगा। दूसरा है माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरा है बॉम्बे लोकस्ट और चौथा है ट्री लोकस्ट, ठीक है। तो ये लोकस्ट हम लोग को 4 स्पीसीज देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर लोकस्ट की। और डेजर्ट लोकस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इसके खतरनाक होने का सबूत आप यहां पर देखो कि मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर में, जब इनके जो छोटे बच्चे होते हैं लोकस्ट के, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे इतनी तबाही मचा देते हैं, इतना खाना खा लेते हैं एक दिन के अंदर, जितना खाना 35,000 लोग खा सकते हैं। यानी कि 35,000 लोगों का खाना ये एक ही दिन के अंदर खा जाते हैं। और मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर ये अगर फैले हुए हो तो वो इतना ज्यादा खाना खा सकते हैं। तो आप सोचो कि एक पूरे फार्म में, एक पूरे इतने हेक्टेयर एरियाज पर अगर जो फैले होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो तबाही मचा देंगे एक ही दिन के अंदर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसलिए ये काफी खतरनाक होते हैं, राइट। और इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इनके लिए केमिकल आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स। तो इसको स्प्रे करके बचाया जा सकता है फार्म को, खेतों को, राइट। बट इनका अटैक इतनी जल्दी होता है कि एक्शन जो है वो लेने में काफी समय जो है वो बीत जाता है। तो ये वाली चीज बड़ी यहां पर देखने को मिलती है और ये काफी भारी मात्रा में नुकसान कर जाते हैं। लूमेन 16 के बारे में, तो देखो गाइस, लूमेन 16 के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिंपल बस आपको पता होना चाहिए कि एक बाइनरी ब्राउन ड्वार्फ सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। ये एग्जैक्टली है क्या गाइस, बाइनरी ब्राउन ड्वार्फ सिस्टम। तो ये आप देखो ल्यूमेन 16, तो 2 बेसिकली ड्वार्फ हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब यूनिवर्स में, एक 16A है और एक 16B है। तो आप देख सकते हो ये 2 आपको ये प्लैनेट जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्वार्फ हम लोग को सिस्टम देखने को मिलता है। ये बेसिकली एक्चुअल में ये ना स्टार है ना प्लैनेट है, उसके बीच का ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वो क्या है पूरी ओवरऑल चीज मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये 2 हैं, ये बेसिकली आपस में एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। ये एक है लूमेन 16A और दूसरा है लूमेन 16B। तो ये ब्राउन ड्वार्फ हम लोग को देखने को मिलते हैं और ये सूर्य से मात्र 6.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये बेसिकली तीसरे सबसे क्लोजेस्ट है सूर्य से, यानी कि तीसरा सबसे क्लोजेस्ट सिस्टम जो सूर्य के काफी नजदीक है, वो ये हम लोग को देखने को मिलता है लूमेन 16। और ये उससे पहले जो है 2 सिस्टम, वो है अल्फा सेंचुरी और दूसरा है बर्नार्ड स्टार, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम और देखने को मिलते हैं और ये तीसरा ये हम लोग को देखने को मिलता है। इनको बेसिकली फेल्ड स्टार कहा जाता है, यानी कि इनको पूरी तरह से स्टार भी नहीं कहा जाता। वो इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इनका जो मास है वो काफी हैवी है, मतलब प्लैनेट से, और ये जो स्टार्स जो हैं उनके कंपैरिजन में ये काफी हल्के हैं, काफी लाइट हम लोग को देखने को मिलते हैं। और अभी बेसिकली एक स्टडी कंडक्ट की गई थी एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट के द्वारा। इन्होंने बेसिकली फाइंड आउट किया है ये सबसे क्लोजेस्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ जो है वो है लूमेन 16 है। तो लूमेन 16A को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और इसमें बताया गया है कि इन्होंने बेसिकली क्लाउड बैंड जो है उसको ढूंढा है, उसको डिटेक्ट किया, और ना ही सिर्फ डिटेक्ट किया है बल्कि एग्जैक्टली क्लाउड्स होते कैसे हैं इसके ऊपर, उसके स्ट्रक्चर को इन्होंने पूरी तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो क्लाउड बैंड सिस्टम जो है ये जुपिटर और सैटर्न के सिमिलर हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जैसे जुपिटर प्लैनेट और सैटर्न प्लैनेट में जैसे जो क्लाउड सिस्टम है, जो क्लाउड बैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वैसा सेम का सेम क्लाउड सिस्टम या क्लाउड बैंड इस ब्राउन ड्वार्फ में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इन्होंने जो साइंटिस्ट रिसर्चर ने जो टेक्निक का उपयोग किया है इस क्लाउड की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो टेक्निक का नाम है पोलारिमेट्री
टेक्निक। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और पोलारीमेट्री टेक्निक क्या होती है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। तो ये पोलराइजेशन की एक स्टडी होती है। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की। इसमें लाइट वेव्स के चलते पता लगाया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पर है, और उस ऑब्जेक्ट के यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के एंगल्स को आइडेंटिफाई करते हुए उस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो बना लिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने सिर्फ क्लाउड के प्रेजेंस के बारे में नहीं बताया, कि ना इन्होंने ये नहीं बताया कि यहां पर जो है वो जैसे क्लाउड जुपिटर और सैटर्न में होते हैं वो सेम क्लाउड बाइनरी ब्राउन ड्वार्फ में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ इतना नहीं बताया इन्होंने, एग्जैक्टली उस क्लाउड के जो स्ट्रक्चर है उसको भी इन्होंने जो है वो बता दिया है। अब ये कैसे बताया, तो ये पोलराइजेशन टेक्निक के थ्रू बताया। अब ये इसको इजी तरीके से आप समझो पोलराइजेशन टेक्निक क्या होती है। तो इसमें देखो आप, जैसे कि आपके रूम में जो है वो अंधेरा है, ठीक है, और आपके सामने जो है वो एक बॉटल रखी हुई है। आप अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट खोलते हो, यानी कि आपने लाइट खोली मोबाइल की, तो आपकी लाइट क्या करती है, उस बॉटल को कैप्चर करती है, यानी कि आपको दिखाती है कि सामने बॉटल है। कैसे दिखाती है, क्योंकि उस बॉटल के ऊपर जाकर जो है ये लाइट होती है और उसके थ्रू जो है वो आप बॉटल देख लेते हैं। अब इन लोग क्या करते हैं, दूर दराज की जो प्लैनेट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको इन लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक के थ्रू जो लाइट वेव्स के चलते इन लोग उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से उसके स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं, क्योंकि जहां जहां पर लाइट जाएगी उस ऑब्जेक्ट के वहां से लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। यही चीज तो हम लोग को देखने को मिलती है ना लाइट की प्रॉपर्टी, कि जैसे कि ये लाइट गई और फिर ये रिफ्लेक्ट होती है। तो इन लोग क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है एक बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का, तो उसको जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज जो है वो हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो क्लाउड के प्रेजेंस को कुछ इस प्रकार से डिटेक्ट करते हैं। ये बेसिकली एंगल को मेजर करते हुए किया जाता है, ठीक है, और इसमें लाइट का एक बड़ा रोल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज यहां पर है। इसके बारे में बस सिर्फ सिंपल बस इतने अपने कंसेप्ट क्लियर रखो, बाकी और डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी डे के बारे में। तो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, 9 मई 2020 को अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। पहली बार 2006 में ये ऑब्जर्व किया गया था। इस दिन माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड पूरे दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि माइग्रेटरी बर्ड को क्या नुकसान है, क्या खतरे हैं, उनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जाती है, और आवश्यकता जो है वो प्रस्तुत की जाती है कि माइग्रेटरी बर्ड को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बहुत ज्यादा नीड है, आवश्यकता है। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है सीएमएस के द्वारा, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के द्वारा, अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट के द्वारा, और एनवायरमेंट फॉर द अमेरिकास के द्वारा। अब देखिए माइग्रेटरी बर्ड क्या होती है, सिंपल सी बात है। माइग्रेशन हम लोग को पता है, दूर दराज से अगर कोई इंडिविजुअल माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक इंसान जो है वो अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में जाकर सेटल हो गया, या फिर माइग्रेशन हम लोग बोलते हैं कि एक इंसान जो है माइग्रेट कर गया दूसरी कंट्री में, राइट। तो ये चीज हम लोग बोलते हैं। तो अगर दूर दराज से, बहुत दूर किसी कंट्री से अगर कोई बर्ड उड़कर कोई दूसरी कंट्री जाती है तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी कंट्री, माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को साइबेरियन बर्ड्स देखने को मिलती हैं जो कि माइग्रेट करती हैं, राइट। जैसे कि राजस्थान में आपको दिख जाएगी, ओडिशा के चिलिका लेक में आपको दिख जाएगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे दिख जाएगी। इसके अलावा और भी 2-3 नाम जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए माइग्रेटरी बर्ड के, 3-4 नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, राइट। और इस बार की जो थीम है वो है बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड, पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ते हैं। तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे फ्लाइट नाउ के बारे में। फ्लाइट नाउ तो ये बेसिकली एक हम लोग को इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स का प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है, जिसको डेवलप किया है फ्लाइट बेस के द्वारा, जो कि एक एंटरप्राइज, एक कंपनी हम लोग को ड्रोन ऑटोमेशन की देखने को मिलती है। तो ये इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स क्या गई, तो देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें बताया गया कि इंटरनेट के माध्यम से ड्रोन जो है, यानी ड्रोन, आप देखो ड्रोन ऊपर उड़ता है तो वो क्या करता है, कैप्चर करता है नीचे के एरिया को। तो ये क्या करेंगे, ये जो ड्रोन होगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और इसके तहत पुलिस अथॉरिटीज जो है उनको ड्रोन क्या क्या चीजें कैप्चर कर रहा है उसकी हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो इससे क्या फायदा होगा, पुलिस को, ऑफिशियल्स को हेल्प मिलेगी कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कर पाएंगे, मौके की तुरंत जो है वो जांच जो है वो कर पाएंगे, निगरानी रख पाएंगे चीजों के ऊपर। तो ये कहा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से आपस में ड्रोन को कनेक्ट किया जा सकेगा और एक प्लेटफॉर्म में ड्रोन के डेटा जो है वो रीडायरेक्ट किए जा सकेंगे। तो ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन हम लोग को ड्रोन्स की देखने को मिल रही है, जो कि अलग अलग ड्रोन्स को आपस में इंटीग्रेट करते हुए इंटरनेट के थ्रू एक ही जगह पर जो है वो उसको रीडायरेक्ट कर सकती है, जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर्स वगैरह में, जहां से पुलिस जो है वो ड्रोन के माध्यम से एक ही स्क्रीन पर पूरी चीजें मॉनिटर कर सके, अलग अलग जगह के ड्रोन्स एक ही जगह पर मॉनिटर कर सके, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये फ्लाइट नाउ नाम का ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि फ्लाइट बेस नाम की एक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अब इस बात हो रही है द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में, टीआरएफ के बारे में। तो ये बेसिकली लश्कर ए तौयबा जो टेररिस्ट ग्रुप है उसी की एक ब्रांच, उसी की एक ऑफशूट हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि और भी दूसरे टेररिस्ट आउटफिट से एसोसिएटेड है, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, जायश ए मोहम्मद।
और गाइज अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो अटैक हुआ था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 5 अप्रैल 2020 को एलओसी में, तो उसमें जो हमारे 5 आर्मी के जवान जो शहीद हुए थे, तो उसकी जिम्मेदारी जो है, उस अटैक की जिम्मेदारी जो है वो टीआरएफ के द्वारा ली गई है। तो ये टीआरएफ क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक टेररिस्ट आउटफिट की ब्रांच हम लोग को देखने को मिलती है, एक शाखा, एक ऑफशूट हम लोग को देखने को मिलती है। अभी देखिए एक और चीज सामने ये आ रही है कि हमारी काफी सारी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी जो कि ऑपरेट कर रही है कश्मीर में, तो उनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ के प्रेशर से बचने के लिए टीआरएफ का फॉर्मेशन किया है। सिंपल सॉलिड तरीके से मैं आपको समझाऊं तो एफएटीएफ ने वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान को वो जो है वो अभी ग्रे लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को एफएटीएफ ने, और वार्निंग दी थी कि अगर पाकिस्तान टेररिस्ट को फंड करना बंद नहीं करेगा तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाएगा, जहां पर ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो वही मैंने आपको एफएटीएफ के बारे में पहले भी काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका है। तो अभी क्या पाकिस्तान को एफएटीएफ का डर है, और इस डर को रोकने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम चेंज कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज अलग नाम से जो है वो लेकर आ रहा है। क्योंकि देखो ये सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस ही बात है कि इनके बारे में पता ही है सभी एजेंसीज को, तो इन्होंने क्या किया, उसकी ब्रांचेस खोल दी, अलग अलग नाम जो है वो उसके चेंज करना शुरू कर दिए, जिससे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहे और पाकिस्तान के ऊपर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज का कोई भी शक ना हो, और एफएटीएफ को ये ना लगे कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट कर रहा है, टेररिस्ट फंडिंग जो है वो कर रहा है। क्योंकि देखो पाकिस्तान अपने आप में हमेशा बोलता था कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करता नहीं है, बट ये इंटरनेशनल बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेररिस्ट फंडिंग में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और उसको वार्निंग दी गई है कि भाई ये सब मत करो, करोगे तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और उसके काफी बुरे परिणाम होंगे। और जो परिणाम बुरे होते हैं वो मैंने आपको काफी डिटेल में पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, वो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल प्लीज देखिए, वहां पर हर एक चीज आपको डिटेल में कवर हो जाएगी। और बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे। मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है बॉर्न कन्वेंशन के बारे में। बॉर्न कन्वेंशन या फिर इसको कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज बोला जाता है। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर आती है, तो इस टॉपिक को पहले भी पढ़ाया है मैंने आपको। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार न्यूज में आया है और इस बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो अच्छे से पढ़िए इसको आप। AIIB, कुछ दिनों पहले इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो हमने उस समय बात भी करी थी कि इंडिया ने प्रपोजल रखा है कि $500 बिलियन जो है वो AIIB से इंडिया को चाहिए कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था। तो इसके लिए अप्रूवल जो है वो AIIB के द्वारा दे दिया गया है, तो इसलिए ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। ये 3 टॉपिक अगर आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिए, नहीं पढ़े हुए हैं तो उसको पढ़िए, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले ये नोटिस है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर होमवर्क जो है वो कीजिएगा, ठीक है। और चलिए फिर आज सिर्फ इतना ही था। और इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। एंड हाँ, होमवर्क अगर आपको आप करना चाहो हैंड रिटन और शेयर करना चाहो तो इस डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। IAS PCS ज्ञान नाम का डिस्कशन ग्रुप है ये टेलीग्राम का, राइट, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर यहां पर आपको मुझसे कुछ चीज पूछनी है, कोई डाउट वगैरह है मुझसे, तो आप जो है वो कमलाक्ष स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज _कमलाक्ष लिखेंगे और आपका डाउट मेंशन करेंगे, तो फिर वहां पर मुझ तक आपका डाउट जो है वो पहुंच जाएगा। चलो एनीवेज, और ये टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप्स हैं, इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।